अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्लैट हो, प्लॉट हो या कोई पुरानी फैमिली, कोई भी प्रॉपर्टी हो, घर हो, और आप उसे सेल करने का सोच रहे हैं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करना एनआरआईज के लिए उतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। यहाँ कैपिटल गेन्स टैक्स है, टीडीएस का चक्कर है और फिर है रीपेट्रिएशन का पूरा प्रोसेस, यानी अपना पैसा वापस विदेश भेजना। और अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप गलत हुआ तो आपका रिफंड अटक सकता है, अकाउंट फ्रीज हो सकता है और टैक्स नोटिस भी आ सकता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी रूल्स की जो एक एनआरआई को प्रॉपर्टी सेल पर अप्लाई होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, एफईएमए यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत रिपेट्रिएशन कैसे होता है, टीडीएस कौन कटवाता है, टैक्स बचाने के लीगल तरीके क्या हैं और पैसा वापस विदेश कैसे और कितना भेज सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या फर्क है और टैक्स रेट क्या होगा। दूसरा, टीडीएस कौन काटता है और कैसे आप लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तीसरा, सेक्शन 54, 54 ईसी और 54 एफ के तहत टैक्स बचाने के लीगल तरीके। चौथा, रिपेट्रिएशन के रूल्स, पैसा कितना और कैसे भेज सकते हैं। पांचवा, फॉर्म 15CA और 15C भी क्या होते हैं और ये क्यों जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से इस एक्सप्लेनर वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जब कोई एनआरआई इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करता है तो उस सेल से जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं और यही कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। अब ये टैक्स दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसटीसीजी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी। अगर प्रॉपर्टी आपने 24 मंथ्स या 2 साल से कम समय तक होल्ड की है तो सेल से हुआ प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पर टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, जो एनआरआईज के लिए जनरली 30% प्लस सरचार्ज और सेस होता है। ये काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर आपने प्रॉपर्टी 24 मंथ से ज़्यादा होल्ड की है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद से 23 जुलाई 2024 या उसके बाद हुई प्रॉपर्टी सेल्स पर एनआरआईज के लिए एलटीसीजी टैक्स रेट है 12.5% बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के, यानी आप अपनी परचेस कॉस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो एनआरआईज को स्पेशली जाननी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंट इंडियंस के पास 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन चुनने का ऑप्शन है, लेकिन एनआरआईज को सिर्फ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही मिलता है। अब बात करते हैं टीडीएस की, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत प्रॉपर्टी खरीदने वाला बायर आपको पूरे पैसे नहीं देता बल्कि एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर देता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 195 के तहत जब कोई एनआरआई की प्रॉपर्टी खरीदता है, चाहे बायर रेजिडेंट हो या एनआरआई, वो बायर लीगली बाउंड है टीडीएस काटने के लिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि 2 साल से ज्यादा होल्ड की गई प्रॉपर्टी पर टीडीएस रेट 12.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज और सेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी 2 साल से कम होल्ड पर टीडीएस रेट है 30% प्लस सरचार्ज और सेस। यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है जो बहुत एनआरआईज फेस करते हैं, टीडीएस पूरे सेल अमाउंट पर काटा जाता है, सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 50 लाख में खरीदी थी और 80 लाख में बेची, एक्चुअल गेन है 30 लाख, लेकिन बायर टीडीएस काटेगा पूरे 80 लाख पर और आपको बाद में आईटीआर फाइल करके एक्सेस टीडीएस का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, जिनमें महीनों लग सकते हैं। इससे बचने का एक लीगल तरीका है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसे फॉर्म 13 कहते हैं। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर से सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप बताते हैं कि आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस रेट से कम है। अगर सर्टिफिकेट मिल जाए तो बायर उसी लोअर रेट पर टीडीएस काटेगा और आपका कैश फ्लो बेहतर रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, टैक्स बचाने के वो लीगल रास्ते जो इनकम टैक्स एक्ट खुद एनआरआईज को देता है। सेक्शन 54, एक घर बेचो दूसरा खरीदो। अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं और उस गेन को दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने में लगाते हैं
तो उतने अमाउंट पर टैक्स माफ हो जाता है। नई प्रॉपर्टी परचेज सेल की डेट से 2 साल के अंदर होनी चाहिए या कंस्ट्रक्शन 3 साल के अंदर। लेकिन ध्यान रखें, नई प्रॉपर्टी 3 साल के अंदर बेच दी तो पहले मिला एग्जेम्पशन वापस टैक्सेबल हो जाएगा। ये एग्जेम्पशन मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक की कैपिटल गेन्स पर अवेलेबल है। सेक्शन 54 ईसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, टैक्स बचाओ। अगर आप नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते तो दूसरा रास्ता है गवर्नमेंट नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और REC यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स इसमें आते हैं। सेल की डेट से 6 महीने के अंदर मैक्सिमम 50 लाख रुपए इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने पर उतनी कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं लगेगा। ये बॉन्ड्स 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। सेक्शन 54F, कोई भी एसेट बेचो घर खरीदो, ये सेक्शन थोड़ा अलग है। अगर आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा है जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, शेयर्स या गोल्ड, और वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, तो उस सेल की पूरी नेट कंसिडरेशन यानी सेल अमाउंट को एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लगाने पर पूरा कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो सकता है। अगर पूरा अमाउंट नहीं लगाया तो प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन यहाँ एक जरूरी कंडीशन है, सेल के टाइम आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम CGAS, अगर तुरंत इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अगर आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी लेकिन ITR फाइल करने की लास्ट डेट तक प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाए, तो घबराएं नहीं। आप कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में वो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। ये अकाउंट बैंक में खुलता है और ये अमाउंट वहां रहने तक आपका एग्जेम्पशन वैलिड रहता है। NRIs के लिए इसे नॉन रेजिडेंट कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम यानी NRCGAS कहते हैं। प्रॉपर्टी सेल हो गई, टैक्स दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा अपने विदेश वाले अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें, तो इसे रिपेट्रिएशन कहते हैं और ये FEME यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत रेगुलेट होता है। सबसे पहले ये जाने, प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड्स पहले आपके NRO अकाउंट में आती है। NRO अकाउंट से रिपेट्रिएशन की लिमिट है $1 मिलियन यानी कि करीब 8 से 9 करोड़ रुपए पर फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे ज्यादा है तो आपको प्लानिंग करनी होगी। शायद डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में अमाउंट ट्रांसफर करना पड़े, लेकिन अगर आपने वो प्रॉपर्टी NRE अकाउंट या FCNR अकाउंट के पैसों से खरीदी थी यानी फॉरेन करेंसी यूज की थी, तो उस प्रॉपर्टी की सेल प्रोसीड्स फुल्ली रिपेट्रिएबल है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट रूल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में फैसिलिटी लाइफ टाइम में मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज तक ही मिलती है। तीसरी प्रॉपर्टी के लिए आपको RBI से स्पेशल अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 15CA और 15CB क्यों इंपॉर्टेंट है। रिपेट्रिएशन के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म सबमिट करने होते हैं। फॉर्म 15CB एक CA यानी जो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपको CA से मिलवाना होता है, जिसमें वो कंफर्म करते हैं कि अपने जो आपके सारे एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो आपने पे कर दिए हैं। ये फॉर्म CA इशू करता है, सेलर नहीं। फॉर्म 15CA आप खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर सबमिट करते हैं। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है कि आपकी रेमिटेंस टैक्स कंप्लायंट है। दोनों फॉर्म्स ऑथराइज्ड डीलर बैंक यानी आपके बैंक को सबमिट होते हैं, तब जाकर रिपेट्रिएशन प्रोसेस आगे बढ़ती है। एक और बात, अगर आपने अभी तक उस फाइनेंशियल ईयर का ITR फाइल नहीं किया है जिस साल प्रॉपर्टी सेल की, तो CA फॉर्म 15CB इशू करने से इनकार कर सकता है। इसलिए ITR फाइलिंग में देरी बिल्कुल भी ना करें, ये आपको बहुत ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप एक NRI हैं और भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे वो पैसा आप विदेश में रिपेट्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ड्रॉप करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।